तो रीमान टेंसर जो है उसके लिए हमने शुरू करना है कोवेरिएंट डेरिवेटिव के कम्यूटेटर से। यानी आपने कोवेरिएंट डेरिवेटिव को दो डिफरेंट इंडेक्स के ऊपर कंप्यूट करवाना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो तो कंप्यूट करते हैं, ये आपने बीएससी में ये बात सीखी हुई है कि अगर आपके पास पार्शियल पार्शियल एक्स और पार्शियल पार्शियल वाई हो, तो आप चाहे पहले एक्स को ऑपरेट करवा लें और बाद में वाई को करवा लें, या पहले वाई को ऑपरेट करवा लें और बाद में एक्स को ऑपरेट करवा लें, तो उससे पार्शियल डेरिवेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आता है। तो सेकंड डेरिवेटिव चूंकि होते हैं और उनमें आप ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। कोवेरिएंट डेरिवेटिव में कम्यूटेशन जो है वो नॉन जीरो होती है, कम्यूटेटर नॉन जीरो आता है और राइट साइड पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा और उसी ऑब्जेक्ट को आप रीमान टेंसर कहेंगे। सो यहाँ पे उसने स्टार्ट में डिफाइन किया हुआ है कम्यूटेटर को। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक टेंसर है और ये जो टेंसर है ये किसी भी रैंक का टेंसर हो सकता है, ये मिक्स टेंसर हो सकता है, कोवेरिएंट टेंसर हो सकता है, कॉन्ट्रावेरिएंट हो सकता है, तो उसने इन जनरल सारे इंडेक्स लिए हुए हैं। ए बी सी, ए से आगे डॉट 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 से लगा हुआ है और बी से आगे जो डॉट डॉट लगा हुआ है इसका मतलब है कि बहुत से इंडेक्स हो सकते हैं। अब आपके पास एक आंसर है और उसके ऊपर आप एक कोवेरिएंट डेरिवेटिव उसका ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स डी, एंड देन उसका आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स सी। बाद में आप क्या करते हैं, माइनस लगाकर इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। यानी पहले डी से डेरिवेटिव ले रहे थे और फिर सी से, अब आप पहले सी से लेंगे और फिर डी से। तो इन दोनों को माइनस करके आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। इन जनरल तो ये काफ़ी बड़ा रिजल्ट आएगा क्योंकि इसमें बहुत से इंडेक्स आप ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो जस्ट एक वेक्टर के लिए ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एक सिंगल वेक्टर हम ले लेते हैं जो सिंगल इंडेक्स वाला होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर फॉर एग्जाम्पल, और इसका कम्यूटेटर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है कोवेरिएंट डेरिवेटिव की। आपको मालूम है कि अगर एक सिंगल इंडेक्स हो एक्स ए, तो उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स सी अगर दिया जाए तो वो इस ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। यानी पहले पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म आती है डेल सी एक्स ए प्लस आपके पास फाइन कनेक्शन आता है मल्टीप्लाई बाय सेम वेक्टर दोबारा आ जाता है बट विद अ डिफरेंट इंडेक्स, और ये जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव वाला इंडेक्स होता है ये गामा के लास्ट पे आता है, सी आखिर पे आता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेल सी एक्स ए। अब इसके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी आप क्या करते हैं, एक और कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब आप डी के लिहाज से, डी इंडेक्स के लिहाज से इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डेल ऑफ डेल विद रिस्पेक्ट टू डी आपने दिया किसका, डेल सी ऑफ एक्स ए का। ठीक है जी। तो ये अब आप इसको जो है देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। अगेन याद रखें डेफिनेशन वही है, जस्ट ऑब्जेक्ट आपका अब एक्स की बजाय क्या होगा, डेल एक्स होगा। तो डेल ऑफ डेल एक्स का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन पहली टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट की ये वैल्यू पुट कर दी जो आपने ऊपर ली हुई। देन प्लस क्या आएगा, प्लस आपके पास आएगा गैमा फैक्टर ऑफ अगेन दिस ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी ये डेफिनेशन है, उसको पुट कर दिया। माइनस एक और गैमा आपके पास आ रहा है। अब ये माइनस गैमा क्यों आ रहा है, ये माइनस गैमा इस वजह से आ रहा है कि अब आपके पास ये जो टेंसर है डेल जी एक्स ए वाला, बिकॉज ये टेंसर है, ठीक है, तो इसमें एक इंडेक्स ऊपर है और एक नीचे है। तो आपको याद होगा कि अगर इंडेक्स ऊपर हो तो उस वाली टर्म के साथ गैमा प्लस में आता है, और अगर इंडेक्स नीचे हो तो उस वाली टर्म के साथ जब डेरिवेटिव लेना है तो गैमा माइनस में आएगा। तो चूंकि यहाँ पर दो इंडेक्स हैं ए और सी, इस वजह से यहाँ पर दो गैमा आ रहे हैं। ऊपर वाला जब आपने गैमा ए के लिए यूज किया, ठीक है, तो यहाँ प्लस आ रहा है, और जब आप इसके लिए गैमा यूज करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है। और अगेन एक चीज और नोट करें कि जो कि डी के लिए आप डेरिवेटिव ले रहे थे, तो यहाँ पे भी डी है, गैमा के लास्ट वाला इंडेक्स डी है, यहाँ पे भी गैमा के लास्ट वाला इंडेक्स डी है। इससे ये पता चल रहा है कि आप विद रिस्पेक्ट टू डी इंडेक्स जो है इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये सेम है। एक और चीज नोट करें
क्योंकि यहाँ पर ए वाला गैमा इस्तेमाल किया है आपने, यहाँ पर आपने वो ए वाला गैमा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अब आप इस वाले टर्म के लिए गैमा लिख रहे हैं। तो अब आप एक डिफरेंट इंडेक्स यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पर ई इंडेक्स इस्तेमाल किया है, तो आगे यहाँ पर भी ई इंडेक्स है, क्योंकि ये डमी इंडेक्स है लिहाजा इसको कम होना जरूरी है। यहाँ पर ये देखिए नीचे ई है, सच दैट ये गैमा जब इस गैमा से मल्टीप्लाई होगा तो ई और ई ऊपर नीचे जो है वो सम आप हो जाएंगे, क्योंकि आपने इनको खुद इस्तेमाल किया है। पूरी इक्वेशन में एक चीज ध्यान में रखनी है, मैंने पहले भी बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंडेक्स की जगह है, राइट हैंड साइड पे भी इंडेक्स की, फ्री इंडेक्स की वही जगह होनी चाहिए, डमी इंडेक्स कम हो जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ए ऊपर है, तो यहाँ भी ए ऊपर है, ए ऊपर है, ए ऊपर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ ए ऊपर है, ए ऊपर है, डी और सी नीचे आएंगे, तो ये डी और सी नीचे हैं, ठीक है। इसी तरह ये डी और ये सी नीचे हैं, फिर ये देखें डी और सी नीचे हैं। बाकी जो इंडेक्स है इनके ऊपर आपने सम करना है। फॉर एग्जाम्पल बी इंडेक्स जो है वो लेफ्ट साइड में मौजूद नहीं है, तो जहाँ कहीं बी यूज होगा उसको सम करना है। तो ये बी यूज हुआ है एक्स के ऊपर, तो देखिए नीचे क्या हमारे बी है, ये सम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ आपने एक्स के ऊपर बी यूज किया है, तो नीचे गैमा पे बी है, तो ये अगेन सम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ आपने बी यूज किया है, तो नीचे भी बी जो है वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सिमिलरली ई इंडेक्स लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा जहाँ आपने ई इंडेक्स यूज किया था वो भी नीचे वाले ई के साथ सम अप हो जाएगा। नीचे जो दोनों ई आ रहे हैं ये ऊपर वाले ई के साथ सम हो जाएंगे, बिकॉज ये डमी इंडेक्सेस हैं। ओके, ये आपने फाइंड आउट किया पहली टर्म कि आपने जो डेल सी ऑफ एक्स ए था उसका डेरिवेटिव लिया है डेल डी के लिए आपने। अब आप इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। अब आप पहले लिखेंगे डेल डी ऑफ एक्स ए, वो आप पहले ही यहाँ पे साइड पे बना सकते हैं, डेल डी ऑफ एक्स ए बना लें, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, और देन आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, डेल सी, ठीक है। यानी अब आपने जस्ट ऑर्डर चेंज कर दिया है और इसकी वजह से इंडेक्स चेंज हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसी को देखते हुए ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है इसी को अगर आप नीचे वाली इक्वेशन इससे बनाना चाहते हैं, तो आप देखें यहाँ पे जहाँ सी आ रहा है वहाँ पे अब डी आ रहा है, और जहाँ डी आ रहा है वहाँ पे सी आ रहा है। तो दूसरे लफ्जों में आपने सी को डी से रिप्लेस कर दिया। तो अब आप राइट हैंड साइड पे भी सी को डी से रिप्लेस करके वही चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर पहली टर्म को देखिए डी आ रहा है, तो यहाँ पे सी आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ सी आ रहा है, यहाँ डी आ गया, यहाँ पे सी था तो डी आ गया, सी था तो डी आ गया, यहाँ सी था तो डी आ गया, यहाँ डी सी डी था, यहाँ डी सी हो गया। तो बेसिकली इसी से ये टर्म बनाई जा सकती है, आपको नए सिरे से सारा जो है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि ये पहली से दूसरी टर्म जो है वो कैसे करनी है। तो अब हमने चूंकि दोनों टर्म्स को ना ली, अब हम चूंकि कम्यूटेटर फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन में से माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी उससे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, इसमें बताया भी हुआ है कि पार्शियल डेरिवेटिव जहाँ पे आ रहे होंगे, मतलब ये देखें जब आप इस टर्म को खोलेंगे डेल डी आएगा, और इसको खोलेंगे तो डेल डी आएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव जो होते हैं ये कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये बात उसने पहले बता दी है, एंड देन उसने फिर क्या किया है कि पहली क्वेश्चन में से दूसरी क्वेश्चन को माइनस कर दिया, या दूसरी में से पहली को माइनस कर दिया। तो उसने ये देखें क्वेश्चन 8 जो है इसमें ये रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेल डी एक्स ए वाली जो टर्म थी क्वेश्चन 2, इसमें से माइनस कर दिया डेल सी वाली टर्म जो कि क्या थी क्वेश्चन 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। सिमिलरली ये सारी राइट हैंड साइड जो है इसको आपने एक दफ़ा लिखना है, एंड देन आपने इसको रीअरेंज करना है। किस तरह रीअरेंज करना है कि डेल एक्स वाली टर्म्स को लगा कर लेना है, और उसमें आप देखेंगे कि ये दो गैमाज बनेंगे, और ये वाली टर्म जो है, ठीक है, एक्स बी के साथ ये जो आर वाली टर्म है ये नीचे लिखी हुई है, ये एक टर्म आपको यहाँ पर मिलेगी जब आप एक्स को कॉमन लेंगे। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन सारी टर्म्स को ओपन कर लें, तो पहली वाली क्वेश्चन में से भी और दूसरी वाली क्वेश्चन में से भी मल्टीप्लाई कर लें, एंड देन इनको माइनस करें, यानी क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 वाली टर्म्स को माइनस करें। जब आप माइनस करेंगे उसके बाद आपने ये करना है कि आपने कॉमन लेनी है चीज़ें। कॉमन इस तरह से लेनी है कि वो सारी टर्म्स कॉमन ले लेनी है जिनमें एक्स सिंगल एक्स कॉमन आ रहा होगा। एक्स का इंडेक्स बाद में चेंज किया जा सकता है, लेकिन आपने जस्ट इंडेक्स के बगैर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनमें एक्स अलहदा से आ रहा होगा, एक्स के ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं होगा,
वो वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे तो वो ये नीचे लिखी हुई है, ये 4 टर्म ये वाली बनेगी, ठीक है। और उसके बाद डेल एक्स वाली जो टर्म्स होंगी, यानी जिनमें डेल एक्स अलहदा से आ रहा होगा, उनको इकट्ठे कर लेना है, तो आपके पास ये 2 वाली टर्म्स बनेंगी। तो 4 टर्म्स ये हैं, 2 ये हैं, टोटल 6 टर्म, ठीक है। वैसे अगर आप यहाँ पे ओपन करें तो कितनी टर्म्स बनेंगी, तो 2 टर्म्स जो हैं वो यहाँ बनेंगी, ठीक है जी। 2 टर्म्स ये वाली बनेंगी, 2 ये वाली बनेंगी, 2 ये वाली बनेंगी, 6 ऊपर हैं और 6 नीचे हैं, 12 टर्म्स बन रही हैं, ठीक हो गया जी। इन 12 में से 6 टर्म्स जो हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, और बाकी कुछ सेम टर्म्स आ जाएंगी, इंडेक्स का फर्क होगा लेकिन यू कैन कैंसिल दैट। और फाइनली आपके पास 6 टर्म्स बचेंगी, उन 6 टर्म्स में से 4 टर्म्स होंगी जिनमें x कॉमन आ रहा होगा, तो x कॉमन लेके बाकी जो है वो ये नीचे लिखा हुआ है, इसको उसने रीडिफाइन कर लिया इस तरह से, ठीक है जी। और 2 टर्म जो है वो डेल एक्स वाली होंगी, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है। क्लियर हो गया, ये डेल एक्स के साथ जो यहाँ और टर्म बाकी बच जाती है। अच्छा, अब इसमें ये जो आपने आर वाली चीज डिफाइन की है, इसको जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन 39 की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नजर आए मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये वाली टर्म जो है ये एक्स के साथ जो कॉमन एक्स कॉमन लेके जो टर्म बचेगी, आर जिसका नाम रखा हुआ है, वो ये वाली क्वेश्चन 39 वाली टर्म है। अब इसमें देखें, पहली टर्म को देखें, पहली टर्म में है ऊपर आ रहा है ए, नीचे आ रहा है सी बी और डी, और इस पूरी टर्म में ना ए सम हो रहा है, ना सी सम हो रहा है, ना बी ना डी, चारों इंडेक्स जो है वो फ्री हैं, कोई भी सम नहीं हो रहा, यानी ऊपर ए है लेकिन नीचे ए कहीं मौजूद नहीं। ऐसे ही नीचे बी सी डी मौजूद है लेकिन ऊपर नहीं। अगली टर्म में भी यही चीज है, अगली टर्म में भी आप देखें ई के ऊपर सम हो रहा है, इधर ई ऊपर आ रहा है और इधर ई नीचे आ रहा है। ई के ऊपर सम हो रहा है लेकिन ए बी सी डी पे सम नहीं हो रहा। इसी तरह आखिरी टर्म में भी ई पे सम हो रहा है, ए बी सी डी पे सम जो है वो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है सारे का सारा, इसमें ए ऊपर आएगा और 3 इंडेक्स डी जो है सॉरी वो नीचे आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि आप इसलिए उसने इस वाली टर्म को एक नाम इसका रख दिया है आर। एक ऐसा टेंसर है जिसमें एक इंडेक्स ऊपर है और 3 इंडेक्स जो है वो नीचे आते हैं। क्लियर है, ये जो आपने चीज यूज की है आर, इसी को कहते हैं रीमान टेंसर, ठीक है। इसके बाद ये जो ये पहली टर्म मैंने एक्सप्लेन की है क्वेश्चन 38। अब आप देखें जो सेकंड वाली जो पार्ट है, अगर इसको देखें, ब्रैकेट के अंदर 2 गैमा माइनस हो रहे हैं, ऊपर वाले इंडेक्स दोनों के सेम है ई, और नीचे वाले इंडेक्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे है सी डी और यहाँ पे है डी सी। तो अगर आपको याद हो कि ये चीज जो है इसको हम टोर्जन कहते थे, टोर्जन टोर्जन फैक्टर टी हमने इसको डिफाइन किया था, और हमने वहां पे ये डिसाइड किया था कि हम टोर्जन फ्री गैमास जो है वो यूज किया करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि 2 गैमास अगर माइनस हो रहे हों और उनके नीचे वाले इंडेक्स जो हैं वो जो है वो रिप्लेस हो रहे हो एक दूसरे से, यानी सी डी जो है वो डी सी बन रहा हो, तो उनका माइनस इक्वल टू 0 होगा। दूसरे लफ्जों में हमने ये कहा था कि जो अफाइन कनेक्शन है या क्रिस्टोफर सिंबल है, हम इनको सिमेट्रिक लेंगे। आपको याद होगा मैंने कहा था कि क्रिस्टोफर सिंबल के 2 पार्ट होते हैं, सिमेट्रिक पार्ट और एंटी सिमेट्रिक पार्ट। तो हम सिमेट्रिक वाले लिया करेंगे, यानी ये वो वाले गैमास जिनमें नीचे वाले इंडेक्स को अगर आप चेंज करें तो उससे गैमा पे कोई फर्क न पड़े। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं है, लिहाजा इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हम 0 लेंगे, जिसको उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है टॉर्जन फ्री कनेक्शन। तो ये वाली टर्म इसका मतलब जो है वो 0 हो जाएगी, एंड फाइनली आपके पास ये रिलेशन बचेगा जो क्वेश्चन 40 में लिखा हुआ है। यहाँ 1/2 का फैक्टर जो है वो डबल काउंटिंग से बचने के लिए उन्होंने लगाया हुआ है कि 2 दफ़ा अगर आप किसी चीज़ को काउंट कर रहे हो तो उसको अगर आपने एक ही दफ़ा काउंट करना हो तो आप उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। तो ये 1/2 का फैक्टर वहाँ पे आ रहा है, सिंपली फैक्टर है, ठीक है। तो फाइनली ये वो ऑब्जेक्ट है जो जिसको आज हमने डिराइव किया है। यानी अगर एक वेक्टर है एक्स से और उसके ऊपर आप कम्यूटेटर अप्लाई करते हैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव का, यानी ये कम्यूटेटर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि आप इंडेक्स के ऊपर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका मतलब यही होता है कि आपने बेसिकली डेल डी माइनस डेल सी लिखा हुआ है, ये वाली लेफ्ट साइड जो इक्वेशन 38 में थी। इसको लिखने का एक तरीका ये है कि अगर आप कम्यूटेटर अप्लाई करें किसी वेक्टर पर तो वो इक्वल आता है सेम वेक्टर मल्टीप्लाई बाय दिस
tensor, this 4-rank tensor, and this tensor is called Riemann tensor. ठीक है, ये Riemann tensor लिखा हुआ है। तो ये हमारा रिजल्ट है, ये लास्ट में उसने लिखा भी हुआ है, इट इज कॉल्ड द रीमान टेंसर। इट कैन बी शोन दैट फॉर अ सिमेट्रिक कनेक्शन, ठीक है, सिमेट्रिक कनेक्शन यही, ये दोनों गैमा जो है वो सेम रहते हैं इंडेक्स चेंज करने से। द कम्यूटेटर ऑफ एनी टेंसर, अब ये तो हमने सिर्फ वेक्टर के लिए किया है ना, सिंगल इंडेक्स वाले वेक्टर के लिए। अगर आपके पास यहाँ पर x की बजाय 2 इंडेक्स वाला टेंसर होता तो तब भी ये वाला जो रिलेशन है वो आप दोबारा लिख सकते थे। 3 इंडेक्स वाला होता, मिक्स टेंसर होता, कोवेरिएंट टेंसर होता, कोई भी टेंसर होता, तो उसका जो कम्यूटेटर है वो इसमें लिखा हुआ है, द कम्यूटेटर ऑफ एनी टेंसर, ठीक है, नॉट ओनली जस्ट वेक्टर बट एनी टेंसर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द टेंसर इटसेल्फ, यानी वही टेंसर आपको दोबारा मिलता है जैसे यहाँ पर वेक्टर दोबारा मिल रहा है, एंड द रीमान टेंसर, और आपको राइट हैंड साइड पे रीमान टेंसर भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव कंप्यूट करे तो इसका एक ही तरीका हो सकता है कि रीमान टेंसर जो है ये 0 हो जाए। तो ये इसने आखिर पे लिखा है, thus the vanishing of the Riemann tensor is a necessary and sufficient condition for the vanishing of the commutator of any tensor, यानी कम्यूटेटर किसी टेंसर का तभी 0 हो सकता है अगर रीमान टेंसर जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो बाद में फिर हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे जो फिजिक्स में फिर आगे फिजिक्स के साथ इसका रिलेशन जो है वो हम जोड़ देंगे।